यशवंत, ये नेचुरल अननेचुरल अलायंस, आइडियोलॉजी पे गठबंधन, इसके तो कोई मायने नहीं है ना। अब तो चुनाव जीतने के लिए गठबंधन होता है और कास्ट इक्वेशन और तमाम तरह की वो चीजें देखी जाती हैं। विनेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इजंट इट? मानक राजनीतिक दलों के लिए कोई मायने नहीं है, लेकिन जनता के लिए बहुत मायने। और मेरा मानना है कि महाराष्ट्र के चुनाव के जो लोकसभा के नतीजे थे वो उसको हाईलाइट कर, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र के चुनाव में कोई नेचुरल गठबंधन उद्धव ठाकरे का और एनसीपी का या कांग्रेस का रहा है, हो ही नहीं सकता। लेकिन उस अननेचुरल गठबंधनों की शुरुआत दरअसल सवेरे 5 बजे शपथ ग्रहण लेने के साथ में जो भाजपा ने अजीत पवार को साथ में लेके की थी, तो वो जनता के दिमाग में कहीं ना कहीं रजिस्टर कर गई कि ये दोनों तरफ अननेचुरल है। लेकिन शुरुआत किसने की थी? और दूसरी चीज, जिस पार्टी विद डिफरेंस के साथ में बीजेपी एक लंबी मॉरल लाइन खींचने की आदी रही है, मुझे लगता है कि अजीत पवार का गठबंधन ने उस पार्टी विद डिफरेंस की लाइन को जितना नुकसान पहुंचाया वो हाल फिलहाल में और किसी राजनीतिक कदम ने नहीं पहुंचाया। और उसके बाद में एक तरीके से जैसे एक मॉरल अथॉरिटी, मॉरल पॉलिटिक्स करने की जो भाजपा के नेताओं के पास में होती थी, या वो इस बात का दम्भ भरते थे कि हमारे पास में है, वो मॉरल अथॉरिटी कहीं ना कहीं मेजर तरीके से डाइल्यूट हुई। दीप कमल जी का बातों में जो है, मैं एक्चुअली मेरिट देखता हूं कि कई बार होता है जनता गुगली फेंक देती है और आपको तीन तरफ खड़ा कर देती है, और ऐसे में उनके सामने ऑप्शन भी क्या था, क्योंकि उनकी पार्टी का जो मौलिक जनाधार है मानक वो एंटी कांग्रेसिज्म पे रहा है, आईएनएलडी का भी और जेजेपी का। जो उनके ताऊ देवीलाल का जो मौलिक जनाधार था वो एंटी कांग्रेसिज्म पे था। तो चुनाव भले ही उन्होंने बीजेपी के खिलाफ लड़ा, लेकिन बीजेपी के साथ में जाने या कांग्रेस के साथ न जाने का जो उनका इक्वेशन था, उसके सामने उनका कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन एक बड़ी अजीब सी चीज मानक यह है, 19 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच में गैप था 30%। विधानसभा में आते आते वो गैप रह गया तकरीबन 10%। 10% के गैप के बावजूद भी भाजपा को मेजॉरिटी नहीं मिल पाई। बड़ा रेयर होता है ऐसा चुनाव में, किसी पार्टी ए को पार्टी बी के ऊपर 10% वोट शेयर का गैप मिले और उस मेजॉरिटी न जीत पाए। विचित्र होता है, लेकिन हुआ। उसके लिए दीप कमल जी की पार्टी जिम्मेदार थी, क्योंकि कंसंट्रेटेड जाट का जो गुस्सा था मतदाताओं का वो पॉकेट्स में निकला, इस कारण से उस गैप। अब सवाल यह है, 30% का लोकसभा का गैप वो घट के माइनस में चला गया इस बार। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के वोट बीजेपी से ज्यादा थे, अगर आप जोड़े तो। केवल कांग्रेस बीजेपी को आप करेंगे तो बीजेपी 2-3% शायद ज्यादा दिखाई देगी, लेकिन आम आदमी पार्टी गठबंधन के अगर आप वोट जोड़ेंगे तो गठबंधन के वोट बीजेपी से ज्यादा थे, वो भी लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा को मोदी डिविडेंड मिलता है। अब बिना मोदी डिविडेंड के 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद लोकसभा चुनाव में वोट शेयर आपका कम या बराबरी पे छूट रहा है उसके बाद में। और यह ध्यान रखते हुए कि पिछले विधानसभा चुनाव में 10% की लीड लेकर के भी आप मेजॉरिटी नहीं पा पाए थे। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है, कम से कम केवल संख्या, जो अभी इसमें कोई सर्वे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल लॉजिक और कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। उस लॉजिक के जरिए मुझे समहाउ अभी आज की तारीख में जो है रोहन जी के लिए समस्या कठिन दिख रही है, आज की पार्टी के लिए। रोहन जी की पुरानी पार्टी के लिए ज्यादा आसानी दिखाई दे रही है। प्रियंका जी का तो क्या है, दोनों हाथों में लड्डू है, इधर भी जाएंगी और दिल्ली तक इनके पास में टाइम भी है कांग्रेस को उसकी जगह दिखाने के लिए। इसलिए प्रियंका जी अभी बड़े नेताओं के सर पे छोड़ करके मुस्कुरा करके अभी तो वो केवल और केवल हरियाणा की बात। आपको क्या लगता है यशवंत, दिल्ली में केजरीवाल कांग्रेस को एकोमोडेट करेंगे क्या? कुछ 5-7-10 सीटें देंगे? ये डिपेंड करता है कि देश की राजनीति में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एकोमोडेशन अभी इसके आगे कहां तक और वो देखते हैं या करते हैं। लोकसभा चुनाव अभी हमको पता नहीं, अगला अभी बहुत सारे लोग कहते हैं मध्यावधि भी हो जाएगा, लेकिन मानिए 5 साल के रूटीन में भी जा रहा है तो लोकसभा चुनाव अभी काफी दूर है। मुझे ऐसा लगता है कि एक जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में बोला कि राहुल गांधी 6 के 6 चुनाव जीत करके और विपक्ष के दलों में बंटवारा हुए बगैर एक मैसेज देना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस एक साथ है और बीजेपी के खिलाफ देखिए हमने 6 के 6 चुनाव जीते। अब ये मैसेजिंग के लिए अरविंद जी तैयार होते हैं तो ये अलग विषय है। हालांकि जैसा अतुल भाई ने बोला ना कि उन्होंने महाराष्ट्र के विषय में जो बोला वो बात
आम आदमी पार्टी पे सही साबित होती है। आम आदमी पार्टी को लोग विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कतई कोई दरकार नहीं। इनफैक्ट अगर चुनाव जीतने के लिए आप बोले, जो उनका सामर्थ्य विधानसभा चुनाव में उनको नहीं है, लेकिन कांग्रेस अगर तगड़े से लड़ गई, अतुल जी की पार्टी अगर तगड़े से लड़ गई, तो वो वोट शेयर एक ही है उतने में। और इस समय तो ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई है अतुल जी के पास में, जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। और कांग्रेस का स्थिति ये रहती है कि आईसीयू में ऑक्सीजन ठीक से मिल जाती है, दूसरे दिन वो मैराथन दौड़ने लगती है। ये उनका सामर्थ्य भी है और उनकी हसरत भी है, सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल हसरत है, सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में याद रखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में लोकसभा के समय में मानक हम लोगों में से किसने चर्चा की थी? 2 साल से चर्चा हो रही थी ठाकरे सेना वर्सेस शिंदे सेना, शरद पवार वर्सेस अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस की मास्टरमाइंड या इसकी मास्टरमाइंड। कांग्रेस को तो कोई गिन ही नहीं रहा था। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के चुनाव देखें तो पटकनी तो दरअसल कांग्रेस ने भाजपा को दी है, वो भी मराठवाड़ा और विदर्भ में, जहां पे ना शिंदे साहब है, ना ठाकरे साहब है, ना शरद पवार है, ना अजित पवार है। वहां तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई थी। तो उस जगह पे अगर उन्होंने फेसलेस होकर के भी केवल कांग्रेस के रिवाइवल, जिसे डिफॉल्ट रिवाइवल कहें, उसके साथ में दिया, तो एक तो उन्होंने अंडरलाइन कर दी कि कांग्रेस आज भी भारत की डिफॉल्ट पार्टी है भाजपा के सामने। तो उस डिफॉल्ट पार्टी होने का जो उनको लाभ मिलता है, वो अगर उस ताकत के मद्देनजर वो एक आईवी की बोतल और एक ऑक्सीजन के सिलेंडर से दूसरे दिन मैराथन दौड़े, तो इसमें उन्होंने दौड़ के दिखा दिया महाराष्ट्र में। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं, तो इस बात को मैं केवल हल्के में मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब उनके अंदर एक डिफॉल्ट सामर्थ्य है उस तरीके। ठीक है, ओके।